सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती क्या है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो डेल एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, जिनके कमियां ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कमियां ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जीरो होती है, ठीक है, मतलब जो एक्सेप्शन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, मतलब अगर हम किसी ग्रुप या फिर किसी पीरियड में मूव करते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये सब टॉपिक आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, तो हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम दो तरह से समझेंगे, ठीक है। एक तो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और एक समझेंगे डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ना आपको, सिर्फ आपको अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मतलब जब आप फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे या फिर पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे इस टॉपिक की, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इसको एक लाइन से याद रखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन, it is an electron holding capacity of an atom। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी होती है किसी एटम की, वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इसको हमने क्यों यहाँ पर पढ़ा, ये हम थोड़ी ही देर में जान जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे। तो जब भी हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हम एक ही लाइन याद रखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। लेकिन जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखो डेफिनेशन इसकी कैसे हम बना सकते हैं। देखो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमारी वैलेंस शेल में कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसकी वैलेंस शेल में जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, तो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एनर्जी absorbed or released when an extra electron, ठीक है, is added to valence shell of an isolated gaseous atom, तो कोई भी अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, उसकी वैलेंस शेल में अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो जितनी भी एनर्जी गेन हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने से हमें मिली है या इवॉल्व हुई है, ठीक है। या फिर उसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। लेट से एक एलिमेंट है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होगी, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी, नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बट रिमेंबर क्या रखना है हमें कि अगर कॉन्सेप्ट की बात होगी तो कॉन्सेप्ट के केस में हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। इसी लाइन से हम सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको दो पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जितनी एनर्जी गेन या रिलीज होगी वही हमारी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। फिर अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, फिर जो एनर्जी हमारी गेन या एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होगी उसको हम बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, फिर जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। सो डेल एच की वैल्यू क्या होगी एक्सोथर्मिक में, डेल एच विल बी नेगेटिव। लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं या इसके बाद की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं, सो वो हमारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मतलब जब पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लाइन क्लियर होगी कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बट अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो ये तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। डेफिनेशन को वहीं छोड़ दो, डेफिनेशन का काम वहीं तक था, अब यहां पर कॉन्सेप्ट का काम है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सबसे पहले अगर हम बात करें पहला फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, तो पहला फैक्टर हम लेंगे एटॉमिक साइज। बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एटॉमिक साइज। देखो अगर मैं बोलता हूं आपको कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर पहले एटॉमिक साइज इतना था, अब एटॉमिक साइज इतना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी अब कम हुई होगी या बढ़ गई होगी। ऑब्वियसली बात है कि कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि पहले जब साइज इतना था तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास थी, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी क्या थी, न्यूक्लियस की ज्यादा थी। बट अब जब साइज इंक्रीज हो गया तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर चली गई, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। और यही तो होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये भी कम हो जाएगी। सो यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया दैट एटॉमिक साइज, ठीक है, इज इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। सेकंड फैक्टर कौन सा होता है, तो सेकंड फैक्टर हम लेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो इस पीरियोडिक टेबल में ही की ही सीरीज में हमने अलग से क्लास ली थी, उसमें हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट को जाना था। तो आप अगर अभी तक स्क्रीनिंग इफेक्ट से परिचित नहीं हो कि क्या होता है ये, तो आप प्लीज वो वीडियो देख सकते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हम दो वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है, नेट रिपल्शन। क्यों होता है इसका हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है, ठीक है, तो नेट रिपल्शन बढ़ेगा। साथ साथ बोलना, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो नेट रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, नेट रिपल्शन। और अगर नेट रिपल्शन बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर नेट रिपल्शन बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम यहां से बोल सकते हैं दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाई? बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो ये हमारा हो गया सेकंड फैक्टर, ठीक है। देखो उसी कॉन्सेप्ट से हम ये सारे फैक्टर्स प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, ठीक है। थर्ड फैक्टर हमारा देखो क्या है, थर्ड फैक्टर पे चलते हैं। थर्ड फैक्टर हमारा हो जाएगा जेड इफेक्ट। जिस वीडियो में हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था उसी वीडियो में जेड इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जेड इफेक्ट का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्ट को अगर हम एक दो वर्ड में जानना चाहें जेड इफेक्ट क्या होता है, तो जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। जेड इफेक्ट क्या होता है, नेट अट्रैक्शन। तो अगर मैं कहूं कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब है नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी। अगर साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज कम हुआ है, वैलेंशियल न्यूक्लियस के पास आई है, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या हम बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, तो यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। क्लियर हुआ। एक और फैक्टर अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग में, तो एक और फैक्टर हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कोई एलिमेंट तो उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होते जाएंगे तो साइज क्या होगा एटम का, श्रिंक होता रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां से एक और फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, कि अगर हमें कोई एग्जांपल दे और बोले जैसे सोडियम है और सोडियम प्लस है और बोला जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना है जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इस पे 0 है, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नीशियम Mg प्लस और Mg2 प्लस, ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको जो भी हम बोलना चाहें, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी Mg2 प्लस की। वाई, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। इसी सीरीज में अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है, साइज भी इंक्रीज होता है। देखो, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते रहेंगे तो वैलेंस शेल बड़ी होती रहेगी, है ना, और इंक्रीज होती रहेगी, एटम का साइज इंक्रीज होता रहेगा। और अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो एटम को, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी न्यूक्लियस की, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है, कम हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस है और O2 माइनस है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है ना उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पर हमारे पास 6th फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो 6th फैक्टर क्या कहता है, 6th फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, क्या बोला हमने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल में ऐड होगा तो जितनी एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वही हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बट अगर मैं जड़ी काट दूं, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा एटम तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है एटम। एक ही कंडीशन हो सकती है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो क्या उसकी टेंडेंसी होगी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लॉस करने की, नहीं होगी। वो खुश रहेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। और जिसकी बहुत कम टेंडेंसी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डेट एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर इसकी फुल फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी
हैव नो टेंडेंसी, किसी किसी की तो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं होती और किसी किसी की बहुत कम होती है, ठीक है। हैव नो टेंडेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं और लेस टेंडेंसी, और लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो और लेस, जीरो और वेरी लेस, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे निकालेंगे हम उसकी, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गई फैक्टर अफेक्टिंग की बात। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना है जो सेकंड ए ग्रुप होता है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप, ठीक है। सेकंड ए ग्रुप जो होता है और जो इनर्ट गैसेस होती हैं, सेकंड ए ग्रुप का मतलब है सेकंड ग्रुप, ठीक है। सेकंड ग्रुप और जो इनर्ट गैसेस होती है जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है, हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है फुलफिल्ड होती है, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे नियोन है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसको हम लिखते हैं 2,8, तो देखो फुलफिल्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, जैसे बेरिलियम ले लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम ले लेते हैं या ठीक है बेरिलियम ले लेते हैं, तो बेरिलियम को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2,2, तो देखो एक तरह से ऑक्टेट पूरी है ना इसकी, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगी 1s2 2s2। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर फुलफिल्ड है, ठीक है। अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे, तो हमें एक क्लैरिटी मिलेगी सेकंड ग्रुप में कि s में जो है s सब शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ना, sp-df। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट हमने एक अलग से वीडियो में कवर कराया है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, कि अगर s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है, या फिर हाफ कर दो इनका 1 3 5 7 इतने इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। ये अलग से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के ऊपर वीडियो बना रखी है, देख लेना अगर आप देखना चाहते हैं। सो ये क्लियर हो गया कि सेकेंड ग्रुप और इनर्ट गैस की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुलफिल्ड होती है, इस वजह से ये जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं, जीरो ना करें बट बहुत कम करें, तो एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हाफ फील्ड होती है, ये है हाफ फील्ड की कैटेगरी में, एक्सप्लेन भी करूंगा इसको, रुको। तो एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैव, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे है हाफ फील्ड, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई। सो नाइट्रोजन को ही ले लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। देखो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, s तो फुल फील्ड है, लेकिन p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो p में जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो वो हाफ फील्ड होता है। सो हाफ फील्ड होने की वजह से देखो, भले या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 2 ही केस में शो होती है, तो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो ऊपर तो फुल फील्ड थे इसलिए जीरो हो गई, बट यहाँ हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होता है, बहुत कम हो जाती है इनकी वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होगी, मतलब जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, कि कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए फटाफट से हड़प लेंगे, ठीक है, फटाफट से अटैक करके ले लेंगे, तो वो कौन होते हैं, वो आपके
चाहे थे हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स जो होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। हेलोजन्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सवाल यहाँ पे आता है वाई। देखो, बिकॉज इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2NP5। तो P में 6 अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये फुलफिल्ड हो जाए। अब P में तो 5 ही है, तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास। और जब इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन कर लें। जैसे हम लोग हैं, अगर हम सेविंग करना स्टार्ट करें, मान लीजिए हमें 1000 रुपीज सेव करने हैं, ठीक है, या 1 लाख रुपीज सेव करने हैं, तो जब हमारे पास 100 रुपीज होंगे, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, तो हम उतने एक्साइटेड नहीं होंगे। लेकिन जब हमारा वो कलेक्शन, ठीक है, 99,900 पे पहुंच जाएगा, मतलब जब हम सिर्फ 100 रुपीज की दूरी पे होंगे अपने गोल को अचीव करने में 1 लाख के, तो उस समय हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि काश अभी मिल जाते 100 रुपीज, तो अभी हमारा गोल कंप्लीट हो जाता। हेलोजन्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हेलोजन्स के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p5। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 3p5। तो देखो एस तो फुलफिल्ड है, इधर भी एस फुलफिल्ड था, पी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं कि हाँ कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। मतलब अगर हम किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, या किसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी। तो पीरियोडिसिटी के बारे में समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आवाज थोड़ी डाउन है, पर पूरी कोशिश करेंगे आप तक अपनी बात पहुंचाने की। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट करने की। तो पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करें, तो पीरियोडिसिटी हम दो केस में पढ़ते हैं, एक पीरियड में और एक ग्रुप में। तो सबसे पहले हम पीरियड की ही बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग अ पीरियड, फिर डाउन अ ग्रुप की बात करेंगे। अलोंग अ पीरियड। सो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एज पर आवर कॉन्सेप्ट, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बट ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती, ये इरेगुलरली इंक्रीज होती है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो ऑन डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया था अभी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ना लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऊपर वाले एरो का मतलब होता है इंक्रीज, नीचे की तरफ एरो बना होगा तो उसका मतलब होता है डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, बट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगी, इरेगुलरली इंक्रीज होगी। और यही हमें समझना है कि वाई इरेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली क्यों इंक्रीज नहीं हो रही है, इसका रीजन मैं समझाता हूँ। जैसे हम कोई ग्रुप ले लेते हैं, पीरियड ले लेते हैं, सेकेंड पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आ गया नियोन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पीरियड है। तो होना क्या चाहिए था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था ऑर्डर, है ना, सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी नियोन की, इस तरह से, क्योंकि साइज जब घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, होता तो है बट इरेगुलरली होता है, बीच बीच में कहीं कहीं पे डिसरप्शन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो पहला केस, नियोन जो है वो स्टेबल है, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल है, क्योंकि हमने बोला था इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत कम होती है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अलावा बेरिलियम स्टेबल होता है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इन 3 के स्टेबल होने की वजह से ये जो ट्रेंड है ये इरेगुलरली में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे कम होती है नियोन की, क्योंकि ये नोबल गैस है। उसके बाद होती है बेरिलियम की, और बेरिलियम से ज्यादा होती है नाइट्रोजन की। इन दोनों में नाइट्रोजन की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, बेरिलियम की लगभग 0 होती है। उसके बाद हमारा ट्रेंड वही चलेगा, फिर लिथियम आ जाएगा, फिर बोरॉन, ठीक है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन। और हमने यही तो बात की थी कि हैलोजन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है और इसका ट्रेंड क्या होता है अलोंग अ पीरियड। अब हम बात करेंगे इन अ ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में डाउन अ बॉटम, टॉप टू बॉटम आते हैं, सो ट्रेंड क्या होगा। सो इन ग्रुप, देखो बहुत सिंपल है ग्रुप की बात अगर हम करें। सो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, नाइट्रोजन, सेकेंड ग्रुप ले लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन फैमिली ले लेते हैं, टेपो, ठीक है। ये भी मैंने एक वीडियो में इनको अलग से बता रखा है कि किस तरह इनको याद रखते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, नाना पापा, एंटी सब बीमार, उससे टेपो, ठीक है। जैसे फिर कल, बाहर, आई, आई से आई आंटी, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम तीन ग्रुप हमने ले लिए हैं 15, 16, 17। सो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बच्चों को पता है कि अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो हमारा ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमाइन, फिर आयोडीन, है ना। यही ऑर्डर हमारा सेकंड के लिए होना चाहिए। नाइट्रोजन वाले के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एसबी, और फिर बिस्मथ। कितना इजी है ना। बट ऐसा होता नहीं है, ये ऑर्डर गलत हो जाता है। तो देखो यही हमें सीखना है कि जो चीजें एक्सेप्शन है ना उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और ये तो स्कूल में फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल वालों का। देखो ये एक्चुअल में ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसे समझते हैं। देखो जब हम, बात तो सही है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स होते हैं ना उनमें ही कुछ लफड़ा होता है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, ऑक्सीजन और सल्फर में, तो क्या लफड़ा होता है। देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं फिर समझते हैं। तो क्लोरीन और फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन का एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स होते हैं ना हर एक ग्रुप के, इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। मतलब उसका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और बहुत ज्यादा साइज छोटा होने की वजह से जो वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बट उससे ज्यादा क्लोरीन की हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज है छोटा, और छोटा साइज होने की वजह से वैलेंस शेल भी छोटी है, और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन इतना बड़ा है और उसकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मजे से है। बट फ्लोरीन की वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास तो है बट बहुत छोटी है, और छोटी शेल होने की वजह से जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इनमें ही आपस में रिपल्शन होगा। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है जो ऐड होने आएगा, क्या वो अट्रैक्शन फील करेगा? नहीं करेगा। वो देखेगा कि फ्लोरीन की जो वैलेंस शेल में पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मेरे को तो ये क्या ही आने देंगे, है ना। तो इस वजह से फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाती है? क्लोरीन की। तो जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन की, और फिर सेम चलेगा ब्रोमाइन, आयोडीन, और नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगी फॉस्फोरस की, और फिर चलेगा नाइट्रोजन, और फिर आर्सेनिक, ठीक है, एसबी, और ये बिस्मथ, इस तरह से चलेगा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी सल्फर की, तो सल्फर, ऑक्सीजन, एसई, फिर टीई, फिर पीओ। तो इस तरह से हम ग्रुप के केस में पीरियोडिसिटी बताते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की।
तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या हो जाएगा कि ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब किसका स्मॉल साइज मैं पर्टिकुलरली लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्लोरीन फ्लोरीन के ऊपर क्वेश्चन बने, हो सकता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन के ऊपर क्वेश्चन बने, हो सकता है सल्फर ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चन बने, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। तो ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग repulsion, there is a strong repulsion, and due to this the incoming electron feels less attraction, ठीक है। इतना अगर आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है, रीजन बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो आज की इस क्लास में हमने बात करी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा, जेड इफेक्ट के बारे में पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं, कौन कौन से होते हैं, सेकंड ग्रुप और नोबल गैसेस, और कौन से ग्रुप ऐसा होता है जो बहुत कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, वो है नाइट्रोजन फैमिली, और कौन सा ऐसा ग्रुप होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, वो है हैलोजन फैमिली। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमने बात करी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मतलब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो अगर किसी पीरियड में हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और इंक्रीज हो रही है तो क्यों होती है, डिक्रीज हो रही है तो क्यों होती है, और अगर रेगुलरली हो रही तो क्यों, इरेगुलरली हो रही तो क्यों, रीजन क्या है इसके, ठीक है। इसी के साथ हमने बात करी डाउन अ ग्रुप जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब भी हमने जाना। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चाहे हमारे आपके अपने चैनल के साथ अब ऐसे ही जुड़े रहें। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। वहां पर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।